Hello everybody. From today we will be starting the marathon classes for CAB examination, and as you know that the first exam for your CAB cycle of November is Advanced Bank Management, that is ABM, and it will be held on 24th of November. Okay, so this Sunday only we will be having the exam, and I hope कि जिन जिन का भी एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही हो। एंड अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी रहती है आपको एग्ज़ाम रिलेटेड या you can say preparation related, we are here to help you. You can drop a mail to us at hello@edutab.co.in for the same. Okay, तो एजेंडा क्या रहने वाला है, सबसे पहले एजेंडा क्लियर कर लेते हैं। As always, we will try to cover 100 MCQs in every session, because ultimate goal is to cover the most relevant 500 MCQs in this whole series. Total classes will be 5, so as I told you, 500 MCQs will be delivered in a span of 5 days. So the classes have commenced from today, and they will continue till Saturday. Sunday को तो हमारा एग्ज़ाम ही है, फाइन। और इसके अंदर भी अगर मैं बोलूँ जैसे 100 MCQs हम डेली बेसिस पे कवर करेंगे, तो हमारा ट्राई यही रहेगा कि जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल ABCD जो 4 मॉड्यूल्स हैं, उनमें से जो जो रेलिवेंट सब टॉपिक्स हैं वहाँ से हम क्वेश्चन लेके आएँ। रेलिवेंट सब टॉपिक्स कहाँ से आएंगे, आपके PYQs में जो क्वेश्चंस आए हैं या फिर जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उनसे क्वेश्चंस हमने एक्सट्रैक्ट किए, एंड दैट वी विल डिस्कस, फाइन। प्लस जो आज का हमारा पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 आएगा। तो आज जो पार्ट 1 है इसके अंदर मैंने ट्राई किया है कि आपका जो मॉड्यूल बी है उसके अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस हों, एंड मॉड्यूल ए पे उतना आज हम जो है एम्फेसाइज नहीं करेंगे। मॉड्यूल सी एंड डी वी विल ऑल्सो फोकस ऑन दीज टू मॉड्यूल्स, फाइन। ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टू मॉड्यूल ए एज वेल। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं है, बट उतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं है। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस तो मॉड्यूल बी पे रहने वाला है, एज यू नो दैट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आउट ऑफ ऑल दी अदर्स। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। क्वेश्चन 1, फॉर्मेट यही रहने वाला है। क्वेश्चन आई विल read it out and then we will explain it, and अगर आपकी कोई भी query रहती है, कोई भी doubt रहता है, you can type the doubt in the chat section, or if you are watching this particular video after the live session has completed, then you can comment in the comment section as well. So let's start it. First question says that which of the following is not considered as an act of fraud as defined by the Indian Contract Act 1881. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया पहले नवंबर 23 में, तो दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड इट। तो आप बताओ इसमें कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड फॉर्जरी वी मस्ट नो वेदर दीज आर इंटर रिलेटेड और नॉट, एंड इफ दे आर इंटर रिलेटेड तो कौन किसका सब पार्ट है। स्टेटमेंट 1 इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय समवन विद नॉलेज ऑफ दैट फैक्ट। आपको फैक्ट की नॉलेज है बट आप एक्टिवली कंसील कर रहे हो उस नॉलेज को, आप बता नहीं रहे हो किसी को। अ प्रॉमिस मेड विद द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यू हैव प्रॉमिस समबडी एंड नाउ यू आर नॉट फुलफिलिंग इट। एनी एक्ट डिजाइन टू डिसीव, आप डिसीव करने के लिए कोई भी एक एक्ट करते हो, दैट इज whether it is a fraud or not. Any act or omission that the law specifically declares to be fraudulent, तो ये तो fraudulent जो है लॉ ने बोल दिया तो डेफिनेटली it will be considered as a fraud, तो ऑप्शन डी तो नहीं होने वाला। फाइन, ए बी और सी में से कौन सा है, यू कैन take your time and answer. Option B is the right answer, that a promise made with the intention of performing it. You have promised somebody and now you are delivering also, तो ये तो कोई फ्रॉड नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता अ प्रॉमिस मेड विद द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट बट यू हैव नॉट केप्ट द प्रॉमिस, देन कुछ केसेस में ये फ्रॉड हो सकता है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो नहीं होता ऐसा, बट हाँ अगर आप किसी कंपनी में या फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ऐसी बात करो तो वो फ्रॉड हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से सीखना कि डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड क्या है, व्हाट इज अ फ्रॉड, फ्रॉड किसे कहते हैं और ये डिफाइंड कहाँ है। इट इज़ बेसिकली डिफाइंड इन द सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881। ये आपने याद रखना है, सेक्शन इज 17 एंड एक्ट्स नेम इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881। तो बेसिकली फ्रॉड होता क्या है,
एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, आपको पता है बट आप उसको नहीं बता रहे हो, फाइन, यू आर नॉट डिस्प्लेइंग इट और यू आर नॉट कन्वेइंग द पर्टिकुलर फैक्ट विच इज रिक्वायर्ड बाय समबडी. A promise with the intention of performing it is not considered as fraud. The Act specifies that fraud includes a promise made without any intention of performing it. Fine. Any act designed to deceive and any act or omission declared fraudulent by the law. Okay, तो ये चारों अगर आपको पता है these four statements, then you are good to go. कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस्ड फ्रॉड का, तो you can easily answer that. Fine. Then we have which of the following is not considered as an instance of fraud according to RBI's classification based on the IPC 1860. अब ये है RBI classification. Various classification has been made by various organizations. RBI ने भी दी हैं अपने कुछ कुछ definitions कि वो बैंकिंग से रिलेटेड किस किस इंस्टेंस को फ्रॉड मानते हैं. तो मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज, authorized credit facilities extended for reward, or for that matter cheating and forgery. तो which is not considered as an instance of fraud पूछा है. read between the lines because एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, हम जल्दी जल्दी में सारा कुछ पढ़ तो जाते हैं बट आंसर जो है हम हमारा गलत हो जाता है. हमारे माइंड में हम नॉट के लिए नहीं प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो इसलिए कीवर्ड्स पढ़ते रहने साथ साथ. तो देखो फ्रॉड क्या नहीं है इनमें से. नेग्लिजेंस और कैश शॉर्टेज को क्या हम फ्रॉड बोलेंगे? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को तो हम फ्रॉड बोलेंगे डेफिनेटली. ऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड फॉर रिवॉर्ड को हम क्या फ्रॉड बोलेंगे? नो, वी कैन नॉट से इट बिकॉज इट इज़ ऑथराइज्ड. फाइन, किसी ने इसको फॉर्मली इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी मंजूरी दी है. ओके, तो डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड बेसिकली आरबीआई की जो क्लासिफिकेशन है फ्रॉड की, इट इज़ बेस्ड ऑन दी इंडियन पिनल कोड 1860, और उनके हिसाब से कौन से एक्ट्स, कौन सी एक्ट्स इन द सेंस कौन से कर्म आपके फ्रॉड में आते हैं या नहीं आते, वो यहीं पे मेंशन है. यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन रीड अलाउड. Next is, what is the term for creating a false document or electronic record or altering a genuine one with the intent of causing the damage, injury or commit fraud? क्या बोलते हैं उस बेसिक डॉक्यूमेंट को जो कि जिसके अंदर हम फ्रॉड कंडक्ट करते हैं? तो ट्रायंगुलाइजेशन, एंटीडेट, इम्पर्सिनेशन या फिर फॉर्जरी. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. तो अभी जब मैंने आपसे पूछा था फ्रॉड और फॉर्जरी कैसे रिलेटेड है, वो इसी तरह से रिलेटेड है कि बेसिकली अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेड फ्रॉड करते हो जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, आप साइन वगैरह जो है वो मिसमैच करवाते हो या फिर साइंस की आप रेप्लिका बनाते हो और मिसयूज़ करते हो उसको आगे डॉक्यूमेंट को, देन दैट पर्टिकुलर फ्रॉड विल बी टर्म्ड एज फॉर्जरी. whenever a documented fraud is conducted, बस आपने इतना रखना है याद, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आप चेंज कर रहे हो चाहे फिजिकल रिकॉर्ड में, बट डॉक्यूमेंट है बेसिकली वो, देन वी विल से कि कौन सा टाइप ऑफ फ्रॉड किया आपने, फॉर्जरी की है. फाइन. एंड बाकी के जो आपको याद रखने हैं बेसिकली डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसमें भी हो सके, दैट इज़ फॉर्जरी, चाहे जिस मर्जी में करो आप. एंड द key points about forgery are that it's a deliberate act of falsification to deceive or defraud. And also one more thing I wanted to tell you, yes, this, it is one of the oldest method of committing the fraud. तो आपने याद रखना है कि fraud जो है वो basically एक आपका superset है, forgery is a subset of the fraud. Which of the following is not typically classified as cyber threat in the context of digital banking? DDoS, डिनाइल ऑफ सर्विस जिसको हम कहते हैं, देन पासवर्ड अटैक, malware एंड spyware एंड डेबिट कार्ड स्किमिंग. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कि इसको हम आपका साइबर थ्रेट नहीं बोलते. साइबर थ्रेट बेसिकली हैपन्स ओवर अ नेटवर्क. फाइन, नेटवर्क के अराउंड आपके जितने भी फ्रॉड्स कंडक्ट हो रहे हैं दे आर नोन एज योर साइबर थ्रेट. तो जो भी आपका इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ DDoS, पासवर्ड अटैक, malware, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इंटरनेट. डेबिट कार्ड बेसिकली इट्स अ फिजिकल फॉर्म. फाइन, तो दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर साइबर थ्रेट इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग. ओके, DDoS में क्या होता है? अटैकर्स फ्लड अ सिस्टम
विद ट्रैफिक टू ओवरवेलम इट, मतलब कि आपका जो एक पर्टिकुलर सर्विस है, आप बैठे हो अपने पीसी पे एंड यू वांट टू एक्सेस सर्टन सर्विस, फाइन, यू वांट दिस पर्टिकुलर सर्विस। तो जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करने वाले हैं अटैकर्स, दे विल डू व्हाट, आपको डिनाई करवा देंगे ये वाली सर्विस एंड दे विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट योर इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस टाइम गैप में, दे विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन जो भी आपने फीड करी होगी सर्वर पे। ओके, पासवर्ड अटैक्स बेसिकली वही होते हैं जो कि आप देखते हैं डेली बेसिस पे हो रहे हैं कि आप एक लिंक पे क्लिक करो और आपका पासवर्ड जो है हैक हो गया। डेफिनेटली फिशिंग और स्मिशिंग जो है वो इसके आगे भी आते हैं, बट पासवर्ड अटैक बेसिकली इट इज़ लाइक यू आर accessing somebody's password in an unauthorized way। malware and spyware में क्या होता है, बेसिकली आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको डैमेज किया जाता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन स्टील की जाती है। डेबिट कार्ड स्किमिंग का मतलब क्या है, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल टेम्परिंग विद दी एटीएम्स, फाइन, कोई आपका नेटवर्क इन्वॉल्व नहीं है, आप फिजिकली कोई ना कोई टेम्परिंग कर रहे हैं। Which cyber attack technique is often used as the diversion or overwhelming a system's resources to distract the security teams uh, while more convert data theft or system damage is carried out। तो बेसिकली एक डाइवर्जन कहाँ पे देखा जाता है, विच टाइप ऑफ साइबर अटैक, इट इज़ द DDoS। ओके, जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पे कि जो ये टाइम गैप आया है ना, जिसके अंदर डिनायल ऑफ सर्विस मिल रहा है आपको, इसके अंदर दे विल एक्सट्रैक्ट। तो ये कैसे जो टाइम बाय कैसे करेंगे, दे विल बेसिकली डिस्ट्रैक्ट यू, फाइन, डिस्ट्रैक्ट यू विद एन नंबर ऑफ थिंग्स, या फिर आपका जो सर्वर है उसको स्लो डाउन किया जाएगा। ओके, तो DDoS अटैक फ्लड्स द सिस्टम विद ट्रैफिक causing it to stop functioning। They are often used in combination with other cyber threats like कौन से साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं कि आप लिंक पे क्लिक करो, स्मिशिंग और फिशिंग, और उसके बाद आप एक पर्टिकुलर लिंक पे गए जो आपको डिज़ायर्ड लिंक था, और वहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करी इन पासवर्ड फॉर्मेट या फिर नेम फॉर्मेट या जो भी आपने करा, फाइन। तो बेसिकली क्या हुआ, फिशिंग और DDoS साथ के साथ वर्क कर रहे हैं। फिशिंग के साथ आपने क्या करा, फ़ोन पे लिंक भेजा तो उसी ने रीडायरेक्ट किया ना आपको एक वेबसाइट पे, और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप DDoS को यूज़ करते हुए इस इंफॉर्मेशन को जो है एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। DDoS में क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सा टाइम बाय कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट करते हुए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को in order to extract the information। Under which category of cyber threats do phishing, spear phishing and homograph attacks typically fall? Malware होता है, spyware, social engineering attack या password attack? Option C is the right answer, that is social engineering attacks। होते क्या है ये देख लेते हैं। फिशिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स द फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन दैट appears to come from a reputable source, जैसे कि SBI बैंक करके आपके पास जो है नॉर्मल मैसेजेस आते हैं सपोजिंगली, और अब आपके पास SB बैंक करके एक मैसेज आ गया, तो आपने जल्दी जल्दी में क्लिक कर दिया इस पे, फाइन, लग रहा है कि रेप्यूटेबल सोर्स है, SBI बैंक से ही आया, बट अगेन इट इज़ अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी और साइबर फ्रॉड। स्पीयर फिशिंग क्या होता है, इट इज़ अ टारगेटेड फॉर्म ऑफ फिशिंग टेलर टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। स्पीयर का मतलब क्या होता है, वो जो आप एक टूल देखते हो फिजिकली, स्पीयर क्या होता है, ऐसे करके एक टूल ही तो होता है वो, है ना, इन ऑर्डर टू हंट डाउन, है ना। स्पीयर का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है, इन ऑर्डर टू हंट डाउन वेरियस एनिमल्स, और फॉर दैट मैटर जो भी आप जिसे भी हंट करना चाहते हो, फाइन। तो वो क्या टारगेट पे फोकस करता है। सिमिलर इज द केस विद द स्पीयर फिशिंग, की फिशिंग तो है बट एक टारगेटेड फिशिंग है। होमोग्राफ अटैक्स क्या होते हैं, दे यूज विजुअली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर्स टू फेक और क्रिएट फेक बट कन्विंसिंग वेबसाइट URLs। भाई SBI बैंक के जो मैसेज आया, यहाँ पे जो URL दिया हुआ था मैसेज के अंदर, सपोजिंगली वो SBI.co.in अगर होता है तो आपको SBI.c.in ऐसे करके दे दिया, फाइन। तो आपने क्लिक करा एंड यू एंटर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो होगा क्या ना, वेबसाइट जो है बिल्कुल सेम होएगी जो आप SBI की जैसे अपनी वेबसाइट जो है उसको एक्सेस करते हो, बट अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे चली जाएगी, इट विल बी withheld by the attackers or the cyber attackers, fine, cyber security threat will be there।
बाकी तो जनरल पॉइंट्स हैं कि क्या करते हैं अटैकर्स, हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये जनरल पॉइंट्स, हमें बस टर्म्स पता होनी चाहिए। जितनी भी टर्म्स दिख रही है ना, फिशिंग, स्पीयर फिशिंग, होमोग्राफ अटैक्स, और फॉर दैट मैटर यू नो विशिंग क्या होता है, व्हाट इज विशिंग, फार्मिंग क्या होता है, ऑल दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन पे से। Which type of sophisticated cyber threat typically targets the high value entities like nation states or large corporations involving prolonged undetected network access? तो कौन सा साइबर थ्रेट है वो जिसके अंदर आपके पास नेशन स्टेट्स या फिर लार्ज कॉरपोरेशंस पे अटैक किया जाता है स्पेसिफिकली? हो सकता है कि जो नेशंस पे अटैक होता है साइबर थ्रेट का, जो साइबर थ्रेट या फिर साइबर अटैक होता है नेशंस पे, वो ये भी हो सकता है कि एक स्मॉल स्केल पे हो, बट जनरली जो हाई वैल्यू एंटिटीज होती हैं उन पे कौन सा अटैक होता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स, जिनको आप एपीटीज के नाम से भी जानते हो। फाइन। persistent means बार बार लगे हुए हैं बस, advanced means you need certain algorithm from where you can extract the information from such large corporations or the nation states। malware attack तो नॉर्मल होते हैं, कंप्यूटर में होते रहते हैं। मैन इन द मिडल अटैक कि आपके पास कोई ना कोई एक फिजिकल फॉर्म में ह्यूमन बीइंग विल बी प्रेजेंट बिटवीन यू एंड योर सर्वर जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो। फाइन। सोशल इंजीनियरिंग अटैक तो अभी हमने देखा ही है पीछे। फाइन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जहाँ पे आपके पास वेरियस वेरियस थिंग्स आर देयर। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एपीटी। सबसे पहले तो एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, क्या होता है ये? दे इन्वॉल्व अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, अटैकर्स रिमेन अनडिटेक्टेड। ओके, तो परसिस्टेंट थ्रेट जैसे कि मैंने बताया आपको कि परसिस्टेंट मतलब लगे हुए हैं। अब वो ऐसा तो है नहीं कि आप डिटेक्ट हो गए और फिर भी लगे हुए हो, विदाउट डिटेक्शन ही आप अपना जो प्रोलॉन्ग्ड अटैक है वो कंप्लीट कर पाते हो। तो अनडिटेक्टेड जो है वो रहते हैं अटैकर्स एपीटीज में। फाइन। बाकी तो वही जो मतलब जनरल चीज़ें, मैं सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज हमें एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने रादर देन जस्ट हैविंग द थ्योरेटिकल नॉलेज। How many layers are used in regulatory structure for the NBFCs to categorize them based on their size, activity and perceived risk? कौन से NBFCs, कितनी layers हैं उन NBFCs की? देखो, there are 4 layers, obviously we know कि 4 layers, but कौन सी layers हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए हमें, और किस layer में कितना amount जाता है asset size के हिसाब से वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज क्वाड्रपल layers। फाइन। अब देखो 3 लेयर्स तो जो होती हैं वो मेन यूज़ होती हैं, बेस, मिडल और अपर। टॉप लेयर पे एनबीएफसीज के केस में एसेट साइज या फिर कुछ भी नहीं होता, दे आर आइडली केप्ट एम्प्टी बिकॉज एनबीएफसीज जो हैं दे पोज एक्सेसिव रिस्क और आउटलायर्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ और साइज। एनबीएफसीज का साइज अगर आप नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करो या नॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर की बात करो उनसे डेफिनेटली कम होता है, तो इसलिए जो टॉप लेयर है वो खाली होती है इन द केस ऑफ योर स्केल बेस्ड रेगुलेशन। ठीक है। और जो बेस लेयर होती है इट इज़ फॉर द स्मॉलर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। फिर उसके बाद आते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, और द एनबीएफसीज विद लार्जेस्ट एसेट साइज आर केप्ट इन योर अपर लेयर। फाइन। What is the maximum limit set by the RBI for NBFCs to lend to the individual borrowers for IPO subscription? Theoretical question है एक तरह से, fact based, that is 1 करोड़। IPO subscription के लिए आपकी जो लिमिट है that is 1 CR, ये याद रखना है आपने, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Then we have what specific professional experience does the RBI require for at least one director of an NBFC under न्यू रेगुलेशंस? जो आपका एक्सपीरियंस की क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया होता है, वो क्या है आपका जब आप किसी एनबीएफसी के डायरेक्टर की बात करते हो? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर कि उनको प्रायर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो बैंक में या फिर किसी और एनबीएफसी में। ठीक है, यहाँ से हम और भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि द रिक्वायरमेंट अप्लाइज टू एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। ये है मिनिमम 1 डायरेक्टर। हो सकता है कि कुछ एनबीएफसीज के लिए ये लिमिट बढ़ा भी दी जाए, बट मिनिमम 1 तो रहेगी, ये आपने याद रखना है हमेशा।
Based on the RBI's revised NPA classification for NBFCs, what is the new standard overdue period for an asset to be qualified as NPA? वो क्या होगा? 90 days. फाइन. पहले जो है वो 90 days नहीं होता था फॉर NBFCs. फाइन. तो बेसिकली आपका ट्रांजिशन कैसे अक्कर होएगी? पहले अभी मार्च 31 तक 150 डेज जो कि निकल चुका है. फिर नेक्स्ट ईयर जो अपकमिंग ईयर है 31 मार्च 25 में 120 डेज एंड 26 में 2026 में बाय 90 डेज. ये तीनों डेट्स आपको याद रखनी है. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए रेड में हाईलाइटेड भी है आपके लिए. What net own fund and NOF requirement has the RBI set for specialized NBFCs like your NBFC P2P, NBFC AA and those without the public funds or customer interface अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशन? अब ये स्केल बेस्ड रेगुलेशन बार बार आ रहा है. इसका मतलब क्या है? बेसिकली आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं ताकि जो हमारी एनबीएफसीज हैं वो कॉम्पिटिटिव रह सकें इस मार्केट में. अलॉन्ग विद दैट उनको थोड़ा अलाइन किया जाए टुवर्ड्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज वेल. फाइन. तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं इन ऑर्डर टू स्केल देम. थोड़ा सा उनका कस्टमर बेस भी बढ़ाया जाए और धीरे धीरे जो रेगुलेशंस हैं उनको बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए. तो नेट ओन फंड कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरबीआई इन योर एनबीएफसी? इट इज ऑप्शन डी, दैट इज NOF इज मेंटेन्ड एट 2 करोड़. बीच में जो बात चल रही थी आरबीआई की वो था कि आपका जो 5 करोड़ है ना वही रखते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं बिकॉज एनबीएफसी का जो साइज़ है वो उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. बट अगेन अभी के लिए आप ये याद रखो कि इट इज़ मेंटेन्ड एट 2 करोड़. तो NOF requirement is kept at 2 crore only. What is the NOF requirement set by RBI for NBFC, ICC, MFI and NBFC factors? तो ये अलग अलग हैं. जैसे यहाँ पे भी अलग अलग हैं. ये कौन से अभी जो हमने क्वेश्चन में किया पीयर टू पीयर एंड योर अकाउंट एग्रीगेटर्स, इन दोनों के लिए आपके पास 2 करोड़ है. बट जो आपका ये यहाँ पे ICC है एंड MFIs है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एंड जो फैक्टर्स है, इसके लिए जो लिमिट है इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 10 करोड़. तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग लिमिट है जो डिफाइंड है एनबीएफसीज की. बेस्ड ऑन आरबीआई रेगुलेशन XYZ Finance Limited, an NBFC with 6 branches required to mandatorily adopt the CBS. तो CBS जो है वो मैंडेटरली करना है NBFCs को या नहीं करना? अगर करना है तो क्या क्राइटेरिया है वो पूछा गया है बेसिकली इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर बिकॉज आपके जो 10 ब्रांचेज हैं उससे ज़्यादा होती हैं तो मैंडेटरी है NBFCs के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन को यूज़ करना. यहाँ पे 6 ब्रांचेस की बात हो रही है तो मैंडेटरी नहीं है. फाइन. ग्लाइड पाथ जो है 3 year ग्लाइड पाथ इज़ प्रेजेंट for your NBFC started in October 1st 2022. तो October 23, October 24, it will end in October 25. हो सकता है आप October 25 से पहले ही एक अनाउंसमेंट जो है वो सुने फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि हमने जो है इस टाइम पीरियड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि अभी जो ग्लाइडिंग पाथ है फॉर NBFCs इट इज़ नॉट दैट स्मूथ. Is a director who holds a position not below 2 level from the CEO eligible to be appointed as the CCO, that is Chief Compliance Officer in XYZ Finance Limited and NBFC? तो एक जो डायरेक्टर है, ठीक है, जो डायरेक्टर है वो ऑब्वियसली 2 स्टेप बिलो हैं CEO के. MD एंड डायरेक्टर ऐसे होता है ना, तो 2 स्टेप बिलो यहाँ पे कहीं डायरेक्टर जो है वो हायरार्की में फॉल कर रहे हैं. तो ये पूछा गया क्या इनको हम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर डेजिग्नेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए? तो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बिकॉज द पर्सन इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट. वाई? क्योंकि जो CEO के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है या फिर उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो यही कहती है कि CEO से 2 लेवल नीचे अगर कोई डेजिग्नेशन है और उस डेजिग्नेशन पे कोई इंडिविजुअल प्रेजेंट है देन वी कैन अपॉइंट दैट इंडिविजुअल एज द CCO. डायरेक्टर बोल लो या जनरल मैनेजर भी आप बोल सकते हैं. फाइन. तो नॉट बिलो द 2 लेवल्स
from the post of CEO, and he should be the senior executive and meets the rank requirement set by RBI. आपने ये बहुत अच्छे से पढ़नी है ये CCO की जो एलिजिबिलिटी है, बिकॉज एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का से आने वाला है इस बार। अपर लेयर के लिए, मिडल लेयर के लिए अगर हम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की बात कर रहे हैं एनबीएफसीज के, तो वो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। सीसीओ एज अ टॉपिक पर्टिकुलरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो एनबीएफसीज की बात करें या फिर हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की या ऑर्गेनाइजेशंस की किसी की भी बात कर रहे हैं। वाई? बिकॉज कंप्लायंस के अंदर अगर कोई एक पोस्ट को आप हाईलाइट करना चाहो कि दिस इज़ द मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट, देन इट इज़ द पोस्ट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ओनली। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द जीआरसी फ्रेमवर्क। जीआरसी फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। जी स्टैंड फॉर व्हाट, आर फॉर व्हाट एंड सी फॉर व्हाट। गवर्नेंस, रेगुलेशन, रिस्क एंड कंप्लायंस। तो गवर्नेंस तो है ही है जी, कंप्लायंस जो है वो सी है। रेगुलेशन है या रिस्क है वो आप बताओ क्या है? इट इज़ बेसिकली रिस्क। तो आपका जो नॉट पूछा गया तो रेगुलेशन विल बी द राइट आंसर हेयर। फाइन। फुल फॉर्म क्या होती है? गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस। इसको हम जीआरसी फ्रेमवर्क बोल देते हैं। Which element is considered most crucial in establishing an effective compliance policy within an organization? एक organization के अंदर effective policy बनानी है आपने compliance की, तो सबसे ज़्यादा crucial क्या है? Tone at the top, tonality जो है वो बहुत important होती है। Integration across the enterprise is also required. Silos or resources are required, and your silos can also be there, but most crucial is the tonality. Fine. टोन एट द टॉप। टोन एट द टॉप का मतलब क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी कंपनी है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उस कंपनी के अंदर आपके जो सीनियर मैनेजमेंट है, बेसिकली हाउ दे परसीव दी होल ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। क्या उनके जो व्यूज़ हैं या फिर उनके पास जो माइंड में आप बोल सकते हो मार्केट रिसर्च का जो डायमेंशन है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो टोन एट द टॉप इज़ definitely important. Apart from that also various things are there, but most important जो है वो हम इसी को मानते हैं, that ethical atmosphere created by the organization's leadership. Fine. Ethical atmosphere, ethics जो है वो tone at the top होता है। Integration basically is again important, integration across the enterprise. Then silos, basically isolated departments within the limited communication are generally seen as detrimental to effective compliance. तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपको एक डिपार्टमेंट जो है वो, सपोजिंगली देयर आर 5 डिपार्टमेंट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड आउट ऑफ दीज 5 डिपार्टमेंट्स कोई एक डिपार्टमेंट है जिसको हम अलग से रन करेंगे। नो, आपको इंटीग्रेट करके ही रन करना चाहिए। वाई? वही आपका जो आपने मॉड्यूल बी में पढ़े हैं सारे मोटिवेशन वगैरह, सारा का सारा यहाँ पे एप्लीकेबल है कि हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डीमोटिवेटेड फील करें, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू ग्रेजुअल फॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लायंस इश्यूज भी हो जाते हैं यहाँ पे अगर आप सीलोज में ट्रीट करते हैं किसी एक डिपार्टमेंट को। साइलोज होता क्या है? बेसिकली साइलोज आर नथिंग बट अ स्टोरेज, है ना, स्टोरेज बॉक्स, अगर हम इसको ग्रेन प्रोडक्शन के साथ लिंक करना चाहें। फाइन। Which of the following elements typically are not included as the core component of the whistleblower policy? Mark this policy very very important. इस साल यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा whistleblower policy से। तो कौन से नॉट इंक्लूडेड? विसल ब्लोअर तो होना चाहिए, एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए कि नहीं, और स्ट्रक्चर होना चाहिए कि नहीं, ये आप बताओ। तो स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत नहीं है, अथॉरिटी मस्ट बी देयर। नेक्स्ट है विच एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट encompasses the oversight role and the process by which the companies manage and mitigate the business risk? कौन सा पैरामीटर है यहाँ पे जिसके थ्रू दे विल बेसिकली मिटिगेट द बिजनेस रिस्क? गवर्नेंस के थ्रू, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस और ऑडिट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। देखो मिटिगेट द बिजनेस रिस्क लिखा हुआ है तो डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा। गवर्नेंस जो है ये तो आपका
इनहेरेंट पार्ट है बेसिकली, जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम डे वन करना ही पड़ेगा। कंप्लायंस क्या है कि आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड ऑडिट इज मोस्ट मोर और लेस यू कैन से इट इज़ रिलेटेड टू द कंप्लायंस ओनली। गवर्नेंस में क्या होता है, आपके जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उसको कैसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए। कंप्लायंस के अंदर क्या होगा कि आपने जो भी सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस हैं विच योर कंपनी वाज सपोज टू फॉलो, वेदर यू हैव फॉलोड इट और नॉट, तो वो आ जाएगा कंप्लायंस में। ठीक है, एंड कंप्लायंस जो है वो कितना हुआ नहीं हुआ, दैट विल बी डन बाय दी ऑडिट। फाइन। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपका गवर्नेंस और कंप्लायंस के साथ साथ पैरेलल में चलता है। ओके, now we have which of the following elements should be considered the most crucial in the preamble of whistleblower policy. Option B is the right answer, that is confirming the authenticity of the information and ensuring no reprisal for reporting. मेन जो इशू है ना विसल ब्लोअर पॉलिसी में, वो यही आता है कि जो भी विसल ब्लोअर हैं जिन्होंने बेसिकली एक पर्टिकुलर यू कैन से डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, जिनकी उन्हें नॉलेज है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एक्सपोज किया ऑन वेरियस बेसिस कि भाई यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उन्होंने अगर एक्सपोज किया एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, तो ऐसा होना चाहिए कि जो भी उनके फैक्ट्स हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए पहले तो, है ना। विदाउट इट तो हम बोलेंगे नहीं कि वो विसल ब्लोअर बन पाए अच्छे। और सेकंड क्या होना चाहिए कि उनकी जो रेप्रीमांड है दैट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज इन वेरियस केसेस वी हैव सीन कि आप अपने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट गए बिकॉज दैट डिपार्टमेंट वाज प्रैक्टिसिंग वेरी अनहेल्दी प्रैक्टिस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, और आपको रेप्रीमांड कर दिया, आप ही को फायर कर दिया। फाइन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज़ क्लियरली रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसी। Next we have which committee's recommendation led to the introduction of compliance officer designation in Indian banks. This is again very important. घोष कमेटी थी जिन्होंने क्या करा, इंट्रोड्यूस करवाया था कंप्लायंस ऑफिसर की पोस्ट इन द इंडियन बैंक्स। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसे। कमिटीज नेम इज घोष कमेटी। फाइन। बेसल नॉर्म्स वगैरह की, तो ये बेसल कमेटी जो बेसल नॉर्म्स इसने इंडिया में इम्प्लीमेंट करवाए थे। रेस्ट योर कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये आपका जब कंप्लायंस एज अ टर्म डिस्कस हुई थी इंडिया में, आरबीआई सुपरवाइजरी कमेटी, वेरियस कमिटीज कैन बी देयर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स एंड लीडरशिप, व्हाट डज द फ्रेज टोन एंड द टॉप प्राइमरीली रेफर्स टू। अभी हम देख के हटें कि इट रेफर्स टू द सीनियर मैनेजमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स कंप्लायंस एंड एथिक्स। फाइन। टोन एट द टॉप, वेरी इंपॉर्टेंट, mark this very important for your exam. Which or what is the primary motivation for organizations to transform compliance initiatives into repeatable processes? Motivation क्या है, primary motivation to transform your compliance initiatives, मतलब कि prolonged इनिशिएटिव जो है उसको कैसे हम हैंडल करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इनटू द रिपीटेबल प्रोसेसेस, कि हम उसको एज अ परमानेंट सॉल्यूशन मान रहे हैं कंप्लायंस इनिशिएटिव को। प्राइमरी मोटिवेशन क्या है, टू सस्टेन द ऑनगोइंग कंप्लायंस वाइल रिड्यूसिंग द कॉस्ट। सस्टेन इज द कीवर्ड, कि आप प्रोलॉन्ग्ड वे में उसको अडेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 या 3 साल करा उसके बाद यू हैव सेड कि चलो अब तो हमें कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो क्यों नहीं होंगे, उसमें लिखा है कि टू इंक्रीज द ओवरऑल कंप्लायंस एक्सपेंसेस। कभी भी मतलब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द एजेंडा, दे डोंट वांट कि उनके ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़ें। फिर है टू मेंटेन कंप्लायंस एट हायर कॉस्ट, अगेन वही वन एट द सेम थिंग, ये हमको नहीं करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी डोंट वांट दिस। टू निग्लेक्ट कंप्लायंस आफ्टर इनिशियल डेडलाइन, नो, कंप्लायंस को निगलेक्ट किया तो वैसे ही अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है देन आरबीआई विल जस्ट यू नो व्हाट आरबीआई विल डू। फाइन। Which of the following modules is typically not a standard component of the governance, risk and compliance application? Various modules are there, तो कौन सा नहीं है इनमें से ये आपने बताना है।
इंसिडेंट मैनेजमेंट, कस्टमर फीडबैक, कंप्लायंस पॉलिसी मैनेजमेंट और गवर्नेंस ऑडिट मैनेजमेंट। तो ये तो तीनों हैं, इंसिडेंट भी है, कंप्लायंस गवर्नेंस भी है, बट कस्टमर फीडबैक मॉड्यूल इज़ एब्सेंट। और कहीं ना कहीं जीआरसी फ्रेमवर्क जो है उसमें ये जो आप बोल सकते हो उसका ड्रॉबैक या फिर उसका क्रिटिसिज्म भी यही है। What type of compliance approach is ABC Bank implementing by assessing all the activities and transactions beforehand to ensure regulatory alignment? ठीक है, जो भी कंप्लायंस की अप्रोचेज हैं उसको एबीसी बैंक जो पहले से ही असेस कर रहा है और इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। फाइन। तो कौन सा टाइप ऑफ अप्रोच बोलोगे आप इसे? इट इज़ नोन एज प्रिवेंटिव, होने से पहले ही कर रहे हैं। करेक्टिव क्या हो जाएगा? बाद में। रिएक्टिव क्या है? इन रिएक्शन टू वट एवर हैज़ हैपेंड। पोस्ट इंसिडेंट क्या हो जाएगा? पोस्ट इंसिडेंट कंप्लायंस क्या हो जाएगा कि अब आपको पता है आप उसको सही करोगे या नहीं। सही करोगे तो करेक्टिव, नहीं तो you will be having the opposite of the corrective compliance, that is you tend to ignore it. Now one you can say case study is there, small case study, that Tech Vista Solutions, a growing IT company, is preparing for its IPO. The company's CFO Rajesh Mehta is reviewing the applicability of IND IS, that is Indian Accounting Standards, to ensure compliance. As of the April 2023, which of the following types of companies is exempted from the mandatory adoption of IND AS? Fine. Indian Accounting Standards, again one of the important topic of your ABM. तो बताओ इसमें कौन सी कंपनी है जिस जो कि exempt होंगी? All the companies which are listed under NSC, only the unlisted companies with net worth of 300 crore, subsidiary companies of listed entities, or companies with the securities listed on SME exchange. Option D is the right answer कि SME exchange में जो भी companies हैं उनको आप exempt कर रहे हैं किससे? Mandatory adoption of IND AS से। Fine. तो IND AS is compulsory for all the listed companies, unlisted companies with net worth 250 crore or above, holding subsidiary, joint venture and your associate companies of the above. नेट वर्थ क्राइटेरिया क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट है 250 करोड़ फॉर द अनलिस्टेड कंपनीज, रिमेन्स अनचेंज्ड सिंस द इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन। एसएमई एक्सचेंज की जो है वो क्या है? बेसिकली एग्जेम्पशन, द कंपनीज हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एसएमई एक्सचेंज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द मैंडेटरी अडॉप्शन। फाइन। वॉलेंटरी अडॉप्शन तो आप मतलब कर ही सकते हैं। फाइन। पर्टिकुलर स्लाइड में से जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस, मल्टीनेशनल आईटी कंपनी विद सिग्निफिकेंट ऑपरेशन इन इंडिया, is preparing its financial statements for the fiscal year 2023-24. The company's CFO is ensuring compliance with the latest Indian accounting standards. As of March 2024, how many IND AS have been notified by the MCA, that is Ministry of Corporate Affairs, for the companies to follow? कितने हैं टोटल IND AS? They are 41. फाइन। 38 और 41 में कंफ्यूजन होता है, बट करेक्ट आंसर इज 41। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बस एप्लीकेबिलिटी को मैं बोलूँगा दोबारा से आप पढ़ लेना। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ऑल द लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 ऑन ऑल द सब्सिडरीज ऑफ देम। फाइन। तो देयर आर व्हाट 41 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग दीज वेरियस यू कैन से अकाउंटिंग टॉपिक्स। XYZ Corp is a technology company. The company's financial statements for the year 2023 are as below. Current asset given है, current liability given है and total asset given है। Calculate क्या करना है? Current ratio. Directly formula based है। Option B, that is 1.62 will be the right answer. कैसे आएगा? Current ratio is equal to current asset divided by current liability, और आपको दोनों given ही है, दोनों ही given थे ना, asset and yes, दोनों दे वर गिवन, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा? 1.67। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स दैट कंपनी हैज़ मोर एसेट्स देन द लाइबिलिटीज़, और अगर करंट रेशियो बिटवीन 1.3 एंड 1.5 एंड 3 है तो द कंपनी इज कंसिडर्ड एज हेल्दी डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे अगर हम टेक फर्म की बात करें तो इसको हम उतना हेल्दी नहीं बोलेंगे, क्योंकि टेक फर्म के अंदर आपके पास मोर देन 2 को
हेल्दी कंसीडर किया जाता है। In financial analysis, which of the following ratios is not typically used to evaluate the efficiency of a company's working capital management and the length of its operating cycle? आपका मॉड्यूल सी का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। डीएसओ, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड डीपीओ तो हम इंक्लूड करते हैं उसकी एफिशिएंसी में। डीएसओ होता क्या है? द रेशियो मेजर्स हाउ लॉन्ग it takes a company to collect the payment after sale is made. Fine, कंपनी ने सेल करी, कितनी जल्दी पेमेंट मिली, that is calculated by days sales outstanding. Inventory turnover ratio indicates how many times a company's inventory is sold and replaced over a period of time. DPO is what? The ratio shows how long a company takes to pay its supplier. फाइन, सप्लायर को पैसा देने के लिए कितना टाइम लग जाता है। आफ्टर दैट जो ROE है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, it is not directly related to the working capital management or the operating cycle, but basically ROE measures how efficiently a company uses its equity to generate the profits. Fine, equity की बात होती है कि आपको profit maximization के अंदर equity कितनी use करनी है so that आपका जो profit है वो बढ़ता जाए. This is basically one of the definition of return on equity. Now, Sarah, a financial analyst at Global Investment Bank, is tasked with assessing the long-term financial stability of various companies. Which of the following ratios would be the most appropriate for her to use in evaluating a company's ability to meet its long-term financial obligation? तो कौन सी ratios हैं? आप रेशियो एनालिसिस अगर पढ़ा है तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है, दे कैन टेल कि उनकी मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या होगी, बट नॉट इन दैट डिटेल्ड मैनर जितना कि आपका DER बताएगी. फाइन, तो बेसिकली करंट रेशियो तो वही नॉर्मल जो होता है हमारा लायबिलिटी और आपका एसेट वाला. रिटर्न ऑन एसेट्स, बेसिकली आपके एसेट्स की बात हो रही है. डेट टू इक्विटी रेशियो में सॉल्वेंसी रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल टॉक ओनली अबाउट द profitability, does not provide the insight into the company's long term financial obligation. फाइन, बताने को तो आप सभी से ही बता सकते हो, बट अगेन जो सबसे यू कैन से मेजर या फिर जो सबसे यूजफुल है, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो. It indicates how much debt a company is using to finance its assets relative to the amount of value represented in the shareholders' equity. Next, for companies in the manufacturing sector with stable production cycles and relatively predictable market demand, which method of working capital assessment is most appropriate? तो कौन सा होएगा इसमें? आपके पास अगर स्टेबल सेल्स प्रोडक्शन साइकिल्स है और आपका प्रिडिक्टेबल मार्केट डिमांड है, तो वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे? यू विल यूज़ द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, द बेसिक वन. फाइन, तो वेरियस अप्रोचेज आर देयर, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल मेथड. वर्किंग कैपिटल होता क्या है कि आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं उसको कैसे आप फाइनेंस करोगे, कैसे वो साइकिल चलता रहेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो भी बनी रहे एंड जो प्रॉफिट है वो भी आता जाए. इसको पढ़ना है अगर आपको तो पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा वो लिखा नहीं हुआ कि जिससे मतलब इंसाइट मिले आपको. बेसिक्स जो हैं वही यहाँ पे गिवन है कि क्वेश्चन भी वैसा ही था. Which of the following financial services involves purchasing a company's accounts receivable at the discount and managing the collection process, often providing immediate cash flow to the selling company? Selling company को cash flow चाहिए, तो which of the following methods will be used? It will be the factoring. forfeiting नहीं होएगा, it will be factoring. forfeiting कब होता है? आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. बेसिकली जो आइडिया है फैक्टरिंग का, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इनवॉइस डिस्काउंटिंग. ओके, कैसे? जो फैक्टरिंग है वो बेसिकली क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेयर द बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल जो इनवॉइस है टू द थर्ड पार्टी, दैट इज द फैक्टर एंड डिस्काउंट. फाइन, जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग है उसके अंदर क्या होता है कि थर्ड पार्टी इज नॉट इन्वॉल्व. यहाँ पे थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, जिसको हम फैक्टर कहते हैं. This third party only is known as the factor, and the process or the financial transaction is known as factoring. Fine.
अब है कि ऑन द बैलेंस शीट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी क्लासिफाइड इनटू ए प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड बी अदर्स। तो ये बैलेंस शीट में कौन सा होता है, रिजर्व्स होता है, या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या फिर लॉन्ग टर्म डेट, इट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फाइन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कैसे आएगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ऐसा नहीं है कि जो सैलरीज हैं वो आपकी जो है वो डेली डेली चेंज हो रही हैं। फाइन। उसके अंदर प्रोविजंस जो हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म रहते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर गिवन हेयर। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर आपके पास क्या रहेगा, फ्यूचर लाइबिलिटीज़ का बेसिकली जो है वो बात करता है, सच एज ग्रेचुटी, पेंशन, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट्स एंड सो ऑन, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब है क्वेश्चन ROCE पे जो कि सॉल्व करना है हमें। कंपनी XYZ हैज़ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एबिट दिया हुआ है, टोटल एसेट दिया हुआ है और इक्विटी दी हुई है। रोज का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आप सबको पता होगा। ऑप्शन सी वैसे तो इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज 12%। करेंगे कैसे फाइंड वो देख लेते हैं। रोस बेसिकली इट इज डिफाइंड यूजिंग द एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एबिट वाज गिवन, टोटल एसेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इट इज़ गिवन ओनली है, टोटल एसेट भी गिवन है। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, 12 विल बी द राइट आंसर, 12%। Next is, as of April 1st 2017, which of the following companies are not covered under the applicability of Ind AS? Ind AS में कौन सी नहीं आएंगी, अभी हमने देखा था SME एक्सचेंजेस के बारे में, तो कौन सी नहीं आएंगी, यही नहीं आएंगी, बाकी तीनों के तीनों तो दे विल कम इनटू Ind AS। फाइन। ABC Company, a manufacturing firm, has been facing fluctuations in its financial performance. Fluctuations आ रही हैं मतलब we are not certain about its growth. To assess their ability to meet the interest obligations, they are calculating the interest coverage ratio, that is ICR, as part of the financial analysis. In the financial year or the fiscal year 22-23, ABC Company had earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, that is EBITDA, of rupees 50 lakh. During the same period, the total interest paid on the borrowing was 7 lakh 50,000. Calculate the ICR, that is interest coverage ratio. Simple and direct formula आपने लगाना है, which will be using the EBITDA as well as your total interest paid. Option B, that is 6.67 is the right answer. EBITDA divided by your interest expense will give the ICR. Yes. Next we have same question. No, it is a different one. XYZ manufacturing company is assessing its inventory management practices to optimize its raw material stock level. Optimize मतलब आपको अपने हिसाब से बढ़ाना जो है अपना बिजनेस, उसके अंदर रॉ मटेरियल जो है उसको स्टॉक किया जा रहा है उस पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे लेके जाना है उसके अकॉर्डिंगली। They are calculating raw material holding ratio, RM holding ratio, to evaluate the efficiency of their raw material inventory management. ठीक है, तो RM holding ratio जो है वो आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं XYZ। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको यही कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली, दैट यू हैव टू कैलकुलेट द रॉ मटेरियल होल्डिंग रेशियो फॉर XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गिवन दैट उनका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है ऑन एन एवरेज इट इज़ 1.5 लाख एंड द टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड इज़ योर 5 लाख। तो आपको रॉ मटेरियल होल्डिंग रेशियो क्या मिलेगी, अज्यूमिंग दैट देयर आर 365 डेज इन दैट ईयर, लीप ईयर नहीं है वो। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 109.5। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है ये भी। कैसे, एवरेज स्टॉक इज 1.5 लाख, टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 5 लाख, तो बेसिकली इसको डिवाइड करेंगे हम, जो डेली का या फिर आप बोल सकते हो एवरेज रॉ मटेरियल है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से, एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ डेज जो कि 365 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। Then we have ABC Electronics reported the following financial information for the year. कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नेट सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है COGS, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज ऑल्सो गिवन। कैलकुलेट करना है हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होएगी,
अगेन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एंड आपको बेसिक क्या करना है यहाँ पे, नेट सेल, COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट नेट सेल्स माइनस योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तीनों को हमने माइनस कर दिया, आपके पास आ गया 2 लाख। अब हमें क्या करना है, हमें ये रेशियो फाइंड आउट करनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जो कि होएगी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि आ गया 2 लाख डिवाइड बाय द नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी है, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू विल गेट द आंसर एज 25%। यस, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है बेसिकली इज इट्स वन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो आप रेशियो एनालिसिस में देखते हैं, एंड इट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट रिमेन्स आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव। मतलब आप बोल सकते हो कि नेट प्रॉफिट की कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ Inc. Manufacturing company is examining its financial transactions for the year ended December 31, 2022 to prepare its statement of cash flows. The finance team is responsible for accurately categorizing each transaction under the appropriate cash flow activity. During the financial year or the fiscal year, the following transactions took place. कौन सी हुई हैं? They have purchased the treasury stock from the market, paid off a portion of existing long-term debt, then issued preferred shares, preferential shares की यहाँ पे बात हो रही है, keep this thing in mind, and received a loan from the financial institution. In XYZ Inc.'s statement of cash flow statement में, which of the following transactions should be classified under cash flow for financial activities? तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका नंबर हम दे लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2, प्रेफरेंशियल शेयर्स के लिए 3 है और आपका लोन वाली स्टेटमेंट 4 है। तो कौन सी आएंगी इसमें कैश फ्लो फॉर फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग दी एक्टिविटीज़? इट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ आपका जो ट्रेजरी स्टॉक है उसके बारे में जो भी डिटेल है इट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन योर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म डेट और यू कैन से प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड लोन, दे टॉक अबाउट व्हाट, द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, बट ट्रेजरी स्टॉक जो है इट इज़ नॉट प्रेजेंट देयर बिकॉज परचेजिंग की बात की जा रही है। फाइन, तो परचेजिंग द ट्रेजरी स्टॉक इन्वॉल्व्स बाइंग बैक द कंपनीज ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट. दिस ट्रांजैक्शन reduces the company's cash and equity, hence it should be classified under your cash flow from financing activities as it involves the outflow of cash for acquiring the investments. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आएगा, हमसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पूछा था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है फाइन। तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट. ABC Limited, a manufacturing company, has provided the following financial statement for the fiscal year 2023. लाइबिलिटी दी है, एसेट दिया है, टोटल एसेट दिया है. कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल NWC रेशियो. क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी. सिंपल, कुछ नहीं करना आपने, एसेट और लाइबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देना है पहले. फाइन, तो आपके पास क्या आ जाएगा? यू विल गेट नेट वर्किंग कैपिटल, ये आ गया. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एसेट और लाइबिलिटी को, उसके बाद हमें क्या करना है? NWC रेशियो फाइंड आउट करनी है. तो नेट वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय द टोटल करंट एसेट. टोटल करंट एसेट आपके कितने हैं यहाँ पे? दे आर 5 लाख. मल्टीप्लाई बाय 100, NWC रेशियो आ गई. सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं अगर आप देखो तो, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि 2 आवर्स के अंदर हम लेंथी न्यूमेरिकल्स तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे. फाइन. XYZ Limited, a manufacturing company again, has provided its financial statements for, let's say, fiscal year 20, जो भी आप आगे मान लो. The statements include revenue बताया गया of 10 lakh, COGS cost of goods sold 5 lakh है, operating expense 2 lakh is there, depreciation 50,000 है, interest expense है 20,000. Company is subject to a tax rate of 30%. Okay, tax is also given. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही है, फिर से एबिटा का ही बात हो रही है बेसिकली. तो एबिटा सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे हम, है ना. तो टू कैलकुलेट द पैट वी नीड टू
go through the following steps. सबसे पहले calculate the gross profit by subtracting the COGS. COGS से हम रेवेन्यू अगर माइनस कर देते हैं, रेवेन्यू इज 10 लाख, COGS इज 5 लाख, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. उसके बाद अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एबिटा, ये कैसे आएगा, यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 5 लाख, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 लाख, तो 3 लाख ये आ गया क्या आपका ऑपरेटिंग. यू विल गेट व्हाट, एबिटा. तो अब एबिटा आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है. बेसिकली अब आपको एबिट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द एबिटा. तो एबिट कितना आएगा, 2.5 लाख, क्योंकि 50,000 जो डेप्रिसिएशन है वो भी तो हम यहाँ से माइनस करेंगे. ठीक है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो कितने स्टेप्स हो गए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिर अब स्टेप 4 है. स्टेप 5 में यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बिफोर टैक्स में एबिट माइनस योर इंटरेस्ट एक्सपेंस. इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 20,000. इट इज गिवन ना, यस इट इज गिवन हेयर एज 20,000. फाइन. फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप, यू विल सब्ट्रैक्ट द overall tax from the profit before tax and multiply by the tax rate, that is 30%. तो कितना आ जाएगा, 2,30,000, जो कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है, मल्टीप्लाई बाय 30%. तो ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बेसिकल जो टैक्स निकालना था. अब हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है. तो पीबीटी माइनस योर टैक्स. अब टैक्स कितना निकल के आया था हमारे पास, 69,000, और पीबीटी कितना है, 2,30,000. आंसर विल बी 1,61,000. फाइन. तो यू कैन से 6 steps were involved फॉर कैलकुलेटिंग योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये हर एक स्टेप आपने याद रखना है. सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड हैं. तो कैलकुलेशंस तो देखो बहुत ही सिंपल है इन सभी की, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि हमें फार्मूलाज याद होने चाहिए. गिवन द फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कौन सी गिवन है इन्फॉर्मेशन आपको, यू आर गिवन द नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग. ग्रॉस सेल्स गिवन है, जीएसटी गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ऑल्सो गिवन, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बेसिकली एडमिन एक्सपेंस जो है वो भी गिवन है, इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन, सारा कुछ गिवन है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट पूछा गया है, तो नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 90,000. फाइन. सबसे पहले क्या करेंगे हम, नेट सेल जो है वो फाइंड आउट करेंगे. देन वी विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है दीज एडमिन एक्सपेंसेस. फाइन. वो क्या आ जाएगा आपका, यू विल हैव द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. ये आ गया तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है. बेसिकली बिफोर इंटरेस्ट आ गया, तो आफ्टर इंटरेस्ट में आप क्या करोगे, जो एक्चुअल इंटरेस्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट से. फाइन. तो 1 लाख माइनस 10,000 इज 90,000. नेक्स्ट देखते हैं, द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, दैट इज कैरो. कैरो इज इम्पॉर्टेंट. फाइन. ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैरो क्या होता है. तो इट इज़ बेसिकली अ स्टैट्यूटरी फॉर्मेट दैट इंक्लूड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स ऑन विच द ऑडिटर रिपोर्ट्स अंडर अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन इज प्रोवाइडेड. मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली एक रिपोर्ट है ऑडिटर्स की, कंपनी ऑडिटर्स की, जो कि प्रोवाइड क्या करती है हमें, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स. फाइन. हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन दी कैरो फॉर्मेट, बताओ कितने नंबर ऑफ आइटम है. दे आर 21. कौन से हैं वो आप चेक कर सकते हैं, बट 21 होते हैं कैरो में आइटम्स, ये याद रखने हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. मॉड्यूल ए में हम थोड़ा स्विच कर गए हैं. अब कोरिलेशन रिग्रेशन का रिलेशनशिप क्या डिफाइन करता है, क्या होता है कोरिलेशन. बेसिकली कोरिलेशन डिफाइंस व्हाट, इट डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप. रिग्रेशन क्या बताता है, टाइप ऑफ रिलेशनशिप. राइट. तो रिग्रेशन assesses the direction of causality between two variable, while correlation assesses the magnitude of association. Fine. Correlation is a form of regression analysis used for non-linear relationship. तो correlation जो है वो basically linear के लिए use होता है. This is one of the criticism also.
तो ऑप्शन बी तो रॉन्ग हो गया। कोरिलेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल रिग्रेशन क्वालिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दोनों के दोनों जो है आपका वेरिएबल्स जो हैं वो पता होने चाहिए आपको कि कौन से हैं। ओनली आफ्टर दैट यू कैन basically define the level of correlation or regression. Correlation measures the strength of linear relationship while regression aims to predict one variable based on the other. So option D will be the right answer. Fine. Given the following financial information, ABC Manufacturing Co. for the company for the year 2022, पैट दिया हुआ है, इंटरनल इंटरेस्ट एक्सपेंस इज गिवन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज गिवन, इनकम टैक्स एक्सपेंस, amortization expense and net sales are also given. What is the EBITDA? Again ये तो बहुत ही सिंपल होगा, सारा कुछ ऐड ही करना। 47% विल बी द राइट आंसर। तो पैट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड योर amortization एक्सपेंस सब ऐड कर देंगे हम। हमारे पास एबिटा आ गया, उसका मार्जिन रेशियो पूछा गया, तो वी विल डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स। सिंपल। नेट सेल्स कितनी है यहाँ पे? नेट सेल्स आर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन एज 50 लाख। तो EBITDA divided by 50 lakh will be the answer, that is 47%. A company's net working capital, that is NWC, amounts to 50,000. Current ratio is 2.5. Based on the information, calculate the value of company's current asset. Current asset की value क्या होने वाली है? Option D will be the right answer. None of the above. Why? Because यहाँ पे आप जब calculate करोगे तो you will come to know. सबसे पहले तो आपको फाइंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट ही फाइंड आउट करना है। तो करंट एसेट का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। इट इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द करंट लायबिलिटीज। 2.5 टाइम्स द करंट लायबिलिटीज। एक मिनट, क्वेश्चन कुछ बना नहीं। कंपनीज नेट वर्किंग कैपिटल NWC अमाउंट्स टू 50,000 एंड करंट रेशियो इज 2.5। ओके, तो करंट रेशियो से हम क्या डिड्यूस करेंगे? वी विल डिड्यूस करंट लायबिलिटी। फाइन फाइन फाइन। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज यहाँ पे 2.5 इज ऑलरेडी गिवन ना, ठीक है। NWC इज द करंट रेशियो इज गिवन, हाँ। तो 2.5 इज इक्वल टू योर करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो एक बेसिक आपके पास जो है यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, दैट करंट एसेट्स आर इक्वल टू ट्वाइस 2.5 टाइम्स द करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब आपके पास यहाँ पे NWC का जो फॉर्मूला होता है वो लगाया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का। तो 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, है ना, यही हो जाएगा NWC। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटी माइनस दी करंट लायबिलिटीज। 50,000 इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी, ये 1.5 हो गया ना इसका, 1.5 करंट लायबिलिटी। तो यहाँ से करंट लायबिलिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। करंट लायबिलिटी आ गया तो उसके बाद तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, सिर्फ आपने सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। तो करंट एसेट्स विल बी देयर एज 83333.33। A company has tangible net worth T&W of rupees 5 lakh, loans, advances and investments in the group associate subsidiary company amounting to rupees 1.5 lakh, total outside liability as rupees 1 lakh. Calculate the company's adjusted tangible net worth. अब देखो tangible और intangible जो है इसके अंदर अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। हमारे पास tangible का पूछा है, तो जो क्वेश्चन में गिवन है चीज़ें वो T&W ही गिवन है। फाइन, नॉन टेंजिबल वगैरह कुछ ऐसा बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 3.5 लाख। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले टेंजिबल नेटवर्थ इज गिवन, तो फाइन 5 लाख एंड योर लोन एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट इज गिवन एज 1.5 लाख। कैलकुलेट क्या करनी है हमें? एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ। फाइन, एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ क्या होती है? टेंजिबल नेटवर्थ माइनस ऑल दीज लोन्स एंड ऑल द लायबिलिटीज, बेसिकली जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है कंपनी के ग्रुप में, एसोसिएट में, सब्सिडियरी कंपनी में, उसे माइनस करेंगे। 3.5 लाख विल बी द राइट आंसर फॉर योर एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ। फॉर द NBFCs, व्हाट इज द मैक्सिमम limit set by the regulators for financing the subscription to IPO? ये हमने पहले भी देखा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 1 करोड़। ओके, तो
50 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। आपको ये पता होना चाहिए 1 करोड़ है इसका राइट आंसर। ऐसे ही काफ़ी सारी लिमिट्स हैं जो कि धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे एनबीएफसीज का चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगी। ओके, सो आई होप सेशन स्मूथ चल रहा है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि डेली बेसिस पे हम जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे वो आपने अपना जैसे ही घर जाओगे या फिर जैसे मतलब आप अपना जब भी रिवाइज करोगे बेसिकली उन्हें, तो ट्राई करो कि सारा का सारा एक ही जगह आप नोट डाउन रखो। कैसे कि आप अपनी जो भी वीडियोस देख रहे हो चाहे कोर्स की या फिर मैराथन सेशन की, उनको नोट डाउन करते रहो जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट्स के लिए एक अलग नोट बना लो, सारे फैक्ट्स जितने भी हैं। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग नोट बना लो, एंड जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उनके लिए अलग। तो थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी रिवीजन के लिए। फाइन। फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो आई होप कि कोई डाउट नहीं है किसी को भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 51, दैट इज दैट टॉक्स अबाउट द रेगुलेटरी चेंजेस अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशन अगेन फॉर एनबीएफसीज। It asks that at least dash number of directors of an NBFC shall have relevant experience who have worked in banks or NBFC. Option C will be the right answer, that is 1. फिर आते हैं इन द स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज विच लेयर शुड ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज क्लासिफाइड अंडर रिगार्डलेस देयर एसेट साइज। सारी की सारी डिपॉजिट टेकिंग जो है वो होनी चाहिए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज मिडल लेयर के अंदर सारी की सारी जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है ना, वो सारी की सारी आती है मिडल लेयर में एनबीएफसीज के, चाहे उनका कोई भी साइज हो, एसेट साइज। Non-deposit taking NBFCs with asset size of rupees 1000 crore and above will be covered under or what? They will be under these middle layer only. Fine, middle layer. लेकिन जो डिपॉजिट टेकिंग है उसका कोई भी ऐसे एसेट साइज डिफाइंड नहीं है। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस इन बैंक, घोष कमिटी, when did the RBI introduce the concept of compliance officer in banks? घोष कमेटी हमने देखा था। अब ये बोल रहे हैं कि आरबीआई ने कंप्लायंस ऑफिसर की जो पोस्ट है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो कब इंट्रोड्यूस किया बैंक्स में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो अगस्त 1992 आपने डेट याद रखनी है। एज पर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इन इंडिया, व्हाट एक्सेस शुड द विसल ब्लोअर हैव फॉर रिपोर्टिंग द रॉन्ग डूइंग्स बाय योर सीनियर मैनेजमेंट? कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इट विल बी द ऑप्शन सी, दैट इज डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आपके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं ना बेसिकली विसल ब्लोअर पॉलिसी के लिए, उसके अंदर कौन से पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी पैरामीटर तो यही है दैट अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इन इंडिया विसल ब्लोअर शुड हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी। एक्सेसिबल होने चाहिए चेयरमैन, ऐसा नहीं है कि लेटर्स जो हैं वो चल रहे हैं, मेल्स जो चल रहे हैं उसके बाद कम्युनिकेशन डेवलप हो रहे हैं। नो, डायरेक्ट एक्सेस मस्ट बी देयर। अगर तो एस्टैब्लिश हो जाता है कि एक इंडिविजुअल जो आए हैं जिन्होंने कंप्लेंट करी है वो एक्चुअल में विसल ब्लोअर हैं, ऑथेंटिसिटी है उनके डेटा में। देन व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल विसल ब्लोअर? बहुत सिंपल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंटरनल कौन से होंगे? जो कि रिवील करते हैं सीनियर मैनेजमेंट के कंसर्न। एक्सटर्नल जो कि मीडिया रिपोर्ट्स या पब्लिक या लॉ अथॉरिटी इसको रिपोर्ट करते हैं। Which performance appraisal method focuses on collaborative goal setting, employee involvement and outcomes that are result oriented? Now this is very important.
मार्क दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल बी का क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स, देयर आर वेरियस मेथड्स। अब उन्होंने ये पूछा हुआ है कि आपका कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग और जो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है वो उसके बारे में कौन सा मेथड बात करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज एमबीओ। यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्टिव, कोई गोल है आपका, फाइन, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई गोल है, उसके थ्रू यू आर मैनेजिंग, फाइन। ये वैसे तो बहुत बेसिक है, बट अगेन आई वुड से कि ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रेजल प्रोसेस इन एमबीओ इज रिजल्ट ओरिएंटेड, फाइन, मीनिंग दैट इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन द actual outcomes and achievements of the employee against the agreed upon objectives. Bars again important, हर बारी क्वेश्चन आता है इस पे, इस बार भी आएगा, देखना आप। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स इज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड दैट assesses the employee's performance based on what, whether it is the number of years they have given to the organization, potential for improvement, their critical job incidents, या फिर the subjective overall assessment of their performance. Option C will be the right answer, their critical job incidents, fine। बार्स के अंदर you tend to identify the employee by their critical incidents or behaviors that are essential for the successful performance of a particular job or role। बार्स में आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही रहता है कि बिहेवियर के बेसिस पे आपके रेटिंग स्केल्स जो हैं वो डिफाइंड है। तो बेसिकली उनके क्रिटिकल इंसिडेंट्स जो बात हम कर रहे हैं वो बिहेवियर की बात करते हैं, जिस पे बेस्ड वी टेंड टू इवैल्यूएट एन इंडिविजुअल। When an asset is classified as doubtful one, it indicates that it is in dash year of being classified as the NPA. It is subject to normal provisioning of dash percent on the secured portion with an accelerated provisioning of dash percent. तो कौन से ईयर में होता है अगर डाउटफुल वन कैटेगरी हो? तो ऑप्शन डी, दैट इज सेकेंड ईयर में। आप अगर कोई भी एक एसेट है जिसको हम डाउटफुल वन कैटेगरी में रख रहे हैं एनपीए की, तो हम बोलेंगे दैट इट इज़ इन द सेकेंड ईयर ऑफ बीइंग क्लासिफाइड एज एनपीए। नॉर्मल प्रोविजनिंग कितनी होती है इस केस में? 25%। एक्सेलरेटेड इज 40। मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल सी कि 25 एंड 40 रहता है, फाइन। 50% तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर आपको इतना पता है तो आप एटलीस्ट ये तो एलिमिनेट कर जाओगे, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इन अ लोन एग्रीमेंट व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ हाइपोथिकेशन? क्या होता है हाइपोथिकेशन? बहुत देखते हैं बैंक में हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट भी साइन होते हैं। तो क्या होता है हाइपोथिकेशन? इट इज नथिंग बट द बोरोअर्स ऑफर मूवेबल एसेट एज कोलेट्रल बट रिटेन्स द ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ द एसेट, फाइन। कोई भी एक लोन के लिए हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट जो है वो चाहिए होता है, फाइन। बेसिकली लार्ज लोन या फिर जिसमें लैंड इन्वॉल्व होती है उसमें ज़्यादातर देखते हैं हम इसे। तो एक मूवेबल एसेट को कोलेट्रल रखा जाता है बाय द बोरोवर, बट ओनरशिप जो है वो उन्हीं के पास रहती है। ये इतना ही याद रखना है आपने। ऐसा नहीं होता कि अब पूरे के पूरे पेपर जो बैंक के नाम हो जाएंगे, फाइन। तो बेसिकली द borrower offers a movable asset as collateral but retains the ownership. The borrower continues to use the asset while the lender has the legal right over it until the loan is repaid. सिर्फ legal right होता है, ownership वाला right नहीं होता बैंक के पास। The Reserve Bank constituted a working group to explore the establishment of a Credit Information Bureau, that is CIB. In which year was this working group chaired by श्री NH सिद्दीकी formed? कौन से ईयर में हुआ था ये CIB वाला क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो? इट वाज इन द ईयर 1999. At the functional departmental level, the duties of compliance officer is carried out by whom? This is again important, इंटरेस्टिंग भी है। तो CCO होते हैं, सीनियर ऑफिसर होते हैं, फंक्शनल हेड होते हैं, स्पेशल ऑफिशियल विच इज हु इज अपॉइंटेड। ऑप्शन बी, दैट इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर डेजिग्नेटेड इन द डिपार्टमेंट। डेजिग्नेटेड इज द कीवर्ड। ऐसा नहीं है कि आप खुद से ही बोलो कि हाँ हमारे ऑफिस में तो सीनियर ऑफिसर हैं तो इनको हम CCO बना देते हैं। नो, ऐसा नहीं होने वाला। डेजिग्नेटेड होने चाहिए उनको, बेसिकली डेजिग्नेशन मिली होनी चाहिए थ्रू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। A company's average monthly revenue, sales revenue, sorry, is 5 lakh, and the variance of the monthly sales revenue is rupees इतना, fine, I think it's more than करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। तो
Okay, what is the coefficient of variation CV of the company's monthly sales revenue? तो एवरेज मंथली का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी द मीन, और जो वेरिएंस है वो कितना है आपका, वेरिएंस इज डिफाइंड बाय दिस नंबर। तो CV कितना होएगा, इट इज ऑप्शन बी। बेसिकली यू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100% इज द CV। फाइन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। फाइन, तो यहाँ पे आप अंडर रूट ऑफ वेरिएंस को डिवाइड किससे कर दोगे, मीन से, मल्टीप्लाई करो 100 से, यू विल गेट द आंसर एज 20%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन का मेजर नहीं है। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट जैसा कि हमें पता है, दे टॉक अबाउट द रिलेटिविटी। फाइन, रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टडीड यूजिंग द कोफिशिएंट्स। तो एब्सोल्यूट पूछा है तो सेकंड तो नहीं होने वाला है ना, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, विच इज नॉट अ measure. Fine. Which of the following statements are true about the kurtosis? Kurtosis is a measure of central tendency. Negative kurtosis indicates a distribution with thinner tails. Negative और पॉजिटिव कर्टोसिस क्या होते हैं, अगर आपका टेल जो है वो नेगेटिव नंबर लाइन पे फॉल करती, नेगेटिव नंबर लाइन की साइड पे फॉल करती है, नेगेटिव दिस इज प्लस, तो ये हो गया आपका नेगेटिव कर्टोसिस। फाइन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन विद थिनर टेल्स एंड शार्पर पीक कंपेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कर्टोसिस इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स इन अ डेटा सेट। A distribution with high kurtosis has heavier, you can say, heavier tails and flatter peak compared to a normal distribution. तो जो tails की ये बात हो रही है यहाँ पे, this is for the concept of skewness, है ना। कर्टोसिस के अंदर तो हम पीक्डनेस या फिर फ्लैटनेस की बात करते हैं कर्व की। फाइन, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Okay, what is the main difference between skewness and kurtosis when analyzing a data set? Skewness measures what? It measures the symmetry or the non-symmetrical data. Kurtosis measures the peakedness or the flatness of a particular distribution curve. So option C will be the right answer. Skewness measures the asymmetry of distribution, while kurtosis measures the thickness of the tails relative to the normal distribution. अब एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अपने को। हाइट्स ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ लेट्स से 50 फीट। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन गिवन है, एंड योर probability with your z function, or you can say the probability function is given to be 0.4772 when the z score lies between 0 to 2. What is the probability that the random selected tree is taller than 70 feet? Greater than 70 feet पे आपने probability जो है वो find out करनी है। Again option D is the right answer. Solve कैसे करेंगे? Very simple formula. सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये जो z स्कोर है इसको हमें कन्वर्ट कर, हाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा z स्कोर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, x माइनस योर मीन डिवाइडेड बाय सेंटर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x इज गिवन एज 70, ये वाला, इसको हमें जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है दैट इज x ना, इसी को बढ़ाना या घटाना है, यहाँ पे टॉलर बोल रहा है तो ग्रेटर देन 70। तो क्या हो जाएगा ये, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, 70 माइनस मीन कितना है 50 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 10, तो कितना आ जाएगा आपका, z इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 2 एंड वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द फंक्शन ग्रेटर देन 70। तो यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 2, और हमें पता है ग्रेटर देन 2 प्लस लेस देन 2 विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी एज 1। तो हम ग्रेटर देन 2 के लिए तो कैलकुलेट यहाँ पे हमें करना ही करना है, बट हम यूज़ किसको करेंगे, लेस देन 2 को, बिकॉज ये कैलकुलेट करना थोड़ा इजी होगा हमारे लिए। फाइन, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे लेस देन 2 को, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन टू अस। फाइन, तो ये पुट करेंगे यहाँ पे, सब्सटीट्यूट करेंगे इस वैल्यू को, एंड वी विल गेट द आंसर एज 1 माइनस 0.9772, दैट इज 0.0228। ABC Bank is a financial institution that processes an average of 15 loan
application per day. The bank wants to determine the probability of receiving a certain number of applications on any day. Which of the following distribution or probability distribution is the most appropriate to model the number of loan application received by a bank in a day? तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि हेल्पफुल है? देखो, द बैंक वांट्स टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी रिसीविंग द सर्टेन नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन ऑन एनी गिवन डे. 15 के अराउंड लोन एप्लीकेशन जो है वो आ रही हैं. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द राइट आंसर हेयर. फाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मॉडल द लोन? ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द राइट आंसर. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो आपको सिमेट्रिकल जो है डेटा वो चाहिए होगा. बाइनोमियल के अंदर आपको सक्सेस और फेलियर का डेटा चाहिए होगा. एक्सपोनेंशियल इज लाइक कि आपके पास जो कर्व है इट विल मूव लाइक अ हाइपरबोला और द पैराबोला, सॉरी. फाइन. एंड इन योर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन द कीवर्ड इज कि आपके पास distribution models, this particular distribution models the number of events occurring in a fixed time interval of time or space. और यही इस क्वेश्चन में भी गिवन था. A market research company surveyed 64 customers to estimate the average amount spent on the particular product. The sample variance is given as 400 and the estimate of the mean spent was your ₹80. Find the standard error. Standard error कैसे find out करते हैं हम? It is standard deviation divided by the number of observations. Fine. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 2.5. फाइन. तो डायरेक्ट फॉर्मूला सैम्पल साइज और द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी आप बोलना चाहो. वेरिएंस इज ऑल्सो गिवन एंड योर एस्टिमेट ऑफ मीन इज ऑल्सो गिवन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेरिएंस के थ्रू वी विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन divided by the number under root of number of observation. 2.5 will be the right answer. What are the key factors that influence the width of the confidence level? Key factors कौन से होते हैं that will determine the influence of your confidence interval? It is the sample size and the confidence level. Population size and variability, this will result into infinite samples. Sample size and population size will again give us a correlation between the sample itself. Fine. population और sample का. confidence level and population variability, basically आपके पास क्या हो जाएगा? it will again give us a very very large sample. Fine. दो चीज़ें जो हैं जो कि width of confidence interval को मेजर करती हैं या फिर इन्फ्लुएंस करती हैं, they are sample size and confidence level. Okay. Next is a marketing research firm surveyed 500 consumers and found that 60% of them preferred a particular brand of smartphone. Fine. Estimate the standard error of the population. तो सर्वे का जो नंबर है वो कितना है? 500 एंड 60% जो है वो यहाँ पे क्या है? जिन्होंने एक पर्टिकुलर ब्रांड को है फॉलो किया. स्टैंडर्ड एरर कैसा आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय द अंडर रूट ऑफ n. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. सैम्पल साइज इज 500. जिन्होंने एक पर्टिकुलर ब्रांड को किया फॉलो, दैट इज 0.6. जो ऑब्वियसली p प्लस क्यू, आई होप आपको पता होगा, इज इक्वल टू 1. फाइन. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. फॉलो करते हैं जो वो कितने हैं? 0.6. और जो फॉलो नहीं करते हो कितने हो जाएंगे? 0.5. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? स्टैंडर्ड एरर. तो इट इज़ p मल्टीप्लाई बाय q डिवाइडेड बाय n का अंडर रूट. दिस विल बी द फॉर्मूला विच वी बी यूजिंग एंड अराइविंग एट दिस पर्टिकुलर आंसर. Next is, which of the following best describes the purpose of moving average model in the time series analysis? मूविंग एवरेज मॉडल जो है ये हमने पढ़ा हुआ है टाइम सीरीज के अंदर, टाइम सीरीज एनालिसिस में. एंड इट बेसिकली डिनोट्स और बेसिकली फॉलोज द आउटलायर्स कॉन्सेप्ट एज वेल. फाइन. तो ऑप्शन B will be the right answer, that is it predicts the future value of the time based on the weighted average of its past values. Fine. Moving average and forecasting में हम जो पढ़ते हैं और कौन सा होता है आपका AM मॉडल होता है, ARM में मॉडल होता है. फाइन.
तो कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? जो मूविंग एवरेज मॉडल है इसके अंदर बेसिकली जो आपका फ्यूचर वैल्यूज है उसे प्रेडिक्ट किया जाता है यूजिंग द पास्ट वैल्यू। देन जो AR मॉडल है ऑटो रिग्रेसिव, उसके अंदर हम क्या करते थे, हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते थे यूजिंग द पास्ट। और जो ARMA मॉडल होता था उसके अंदर क्या करते थे, हम पास्ट को यूज़ करके प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों को प्रिडिक्ट किया जाता था। ये आप पढ़ सकते हैं, सेम थिंग इज गिवन जो मैंने बताया आपको। XYZ Furniture is a company that manufactures two types of chair, chair A and B. The production process for each chair requires the following. चेयर A का कुछ डेटा गिवन है और चेयर B का डेटा गिवन है। फाइन, चेयर A जनरेट्स अ प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट जो है वो बताया गया है। एंड द कंपनी हैज़ टोटल 120 यूनिट्स ऑफ वुड एंड 90 यूनिट्स ऑफ फैब्रिक अवेलेबल। ओके, वुड और फैब्रिक के बेसिस पे ही चेयर बनती है, एज यू नो। चेयर A जनरेट्स अ प्रॉफिट 60 per unit and chair B generates profit 50 per unit. What is the point of intersection of the two resource constraint? Intersection क्या होएगा इसमें? Intersection will be governed by the you can say graphical method of your LP. Okay, तो ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 18,10। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही लेंदी है, तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी फॉर योर सेल्फ, क्योंकि कुछ समझाने को है नहीं। सिंपल आपने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है सबसे पहले, उसको मैक्सिमाइज करवाना है। फाइन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना, तो मैक्सिमाइज कराएंगे उसे, एंड फाइनली you will substitute the values and arrive at the values of A and B. A B 30,0 आ जाएगा and it will correspond to 18,10, जैसे आप सब्सटीट्यूट करोगे इनमें वैल्यूज। फाइन, तो अब एक SHRM का क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। उसका प्राइमरी पर्पस पूछा गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हाँ, एक और बात कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना इतना थोड़ा सा जिसमें लेंदी स्टेटमेंट होती है, हमेशा ट्राई करो कि जो लास्ट लाइन है ना उसको पढ़ लो, अगर टाइम कम है तो। डायरेक्टली यही पूछा होता था, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग SHRM, और अगर आपको SHRM का पर्पस पता है तो डेफिनेटली आपको 1 2 3 4 लाइन्स तो ऊपर वाली जो है नहीं पढ़नी है, आपको सिंपल आंसर जो है करेक्ट करके आना है, जो भी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे SHRM के लिए इट इज़ टू एंगेज द एम्प्लॉयज इन शेपिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड इंक्रीजिंग देयर डेडिकेशन टू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। दिस इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ योर स्ट्रेटेजिक HRM। दैट स्ट्रेटेजिक मतलब आपको एक पर्टिकुलर डोमेन में या फिर एक पर्टिकुलर वर्टिकल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ग्रूम भी उसी हिसाब से कर रही है कि जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो भी उनके आइडियाज़ हैं, जो भी उनके आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको आप मीट कर पाओ। तो the organization basically engage the employees in shaping the business strategies and increase their dedication to successful execution. नेक्स्ट आते हैं, इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स which principle of adult learning emphasizes the importance of helping participants reassess their preconceptions and attitudes towards the learning process and its values। कौन सा होएगा यहाँ पे adult learning वाला? सेल्फ डायरेक्टेड, एक्सपीरियंशियल, ट्रांसफॉर्मेटिव और प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग। देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो आप, मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेड देम, बट आपको ध्यान से पढ़नी है ये। इसमें पूछा गया है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात हो रही है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि आपकी कोई ना कोई ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो रही है, कोई ना कोई ट्रेनिंग हो रही है आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड। तो विच प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग विल एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग द पार्टिसिपेंट्स रीअसेस देयर प्री कंसेप्शन एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस। तो जो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं ना कुछ, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि जो प्री कंसीव्ड नोशन हैं सपोजिंगली पार्टिसिपेंट्स के, तो वो कौन से प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग जो है एम्फेसाइज करता है। इट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। फाइन, सेल्फ डायरेक्टेड तो आप खुद से ही मोटिवेटेड हो। एक्सपीरियंशियल के अंदर आपको कंपनी जो है वो बोल रही है बार बार। प्रॉब्लम सेंटर्ड कि आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी है, उसके बेस पे ट्रेनिंग या लर्निंग हो रही है। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग है, इट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जिसके अंदर आप जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उसके साथ जा रहे हो, बट यू आर कमिंग आउट विक्टोरियस। विक्टोरियस मतलब आप एक अच्छा जो लर्निंग प्रोग्राम है उसको फॉलो कर रहे हो अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली।
बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग मतलब इंक्रीज्ड ओपननेस, एनहेंस सेल्फ अवेयरनेस, ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके, नेक्स्ट आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं हम इसे, दैट व्हाट वर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 एंड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इन इंडिया। ओके, तो एचआरएम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या फिर मॉड्यूल सी में ना अलग अलग एक्ट्स दिए हुए हैं यूनिट नंबर 17 में, तो वहाँ पे ऑल्दो एलैबोरेटेड वे में नहीं दिया हुआ, सिर्फ नाम दिए हुए हैं एक्ट के, तो आप किसी भी मॉड्यूल को कंसिडर कर सकते हो, बस आंसर हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है ना, वो तो स्टैंडर्डाइज करती है आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन को, लेकिन जो फैक्ट्री एक्ट है वो रेगुलेट क्या करती है, वर्किंग कंडीशन को। व्हेन सेफ्टी की जब बात आती है तो फैक्ट्रीज एक्ट की आप बोल सकते हो बात चल रही है। और अगर एम्प्लॉयमेंट टर्म एंड कंडीशन की बात होती है कि आपका जो लेट्स से प्रोबेशन पीरियड कितना है, या फिर आपको जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी, एवरीथिंग इज अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। फाइन, तो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चंस। माय एक्सपेक्टेशन वुड बी कि आप अपना जैसे सेशन कंप्लीट करो, साथ के साथ नोट्स ज़रूर से बना लो, सेशन के साथ साथ ही नोट्स बनाओ। आज अगर बना लिए बहुत अच्छा, नहीं बनाए तो नेक्स्ट सेशन से आई वुड हाईली रेकमेंड कि नोट्स बनाओ, बिकॉज टाइम इज़ वेरी वेरी लेस, अप्रॉक्सीमेटली ओनली 5 days आर लेफ्ट, और हमारे पास अगर नोट्स नहीं होंगे तो रिवीजन के लिए हमें टाइम वैसे ही बहुत कम मिलने वाला है। फाइन, तो I would see you in the next session, and keep revising whatever you have read. And if you have any doubt, we are here to help you. You can contact us at hello@edutab.co.in. Keep revising.